रिपु सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में कंपटीशन में पूछे जाने वाले एक और चैप्टर हैं जिनका नाम है इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्ड, फ्रेज और क्लॉज। इसका पार्ट 1 लेकर के हम आए हैं। इसमें क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहते हैं। अंतिम ऑप्शन रहता है कि नो करेक्शन या नो इम्प्रूवमेंट, अंतिम ऑप्शन में जरूर रहता है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, वी हैव एबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज एंड ऑल द मैन पावर वी नीड। इसमें अंडरलाइन किया हुआ रहेगा कि वी नीड यहाँ सही है या उस चारों में से कौन सही होगा। तो वी नीड हमें जरूरत है, सेंटेंस सही है, इसलिए इसमें नो इम्प्रूवमेंट होगा। एक तरह का प्रश्न समझे, सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा, आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक या इडियम्स एंड फ्रेजेस का भी मिस्टेक उसमें रह सकता है, उसमें अंडरलाइन किए हुए रहेगा। तो अगर आपको लगता है कि वो सही है तो आपका आंसर नो इम्प्रूवमेंट या नो करेक्शन का ऑप्शन रहेगा। अगर गलती रहेगा तो उसमें से ए बी सी डी में से आपको चुनना होगा। जैसे इंडिया इज सो पुअर दैट इट कैन नॉट अफोर्ड लूज मंडेज ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्राइक्स। आपका अंडरलाइन किया हुआ है कैन नॉट अफोर्ड लूज। अब उस ऑप्शन में से सही आंसर क्या था कि कैन नॉट अफोर्ड टू लूज होना चाहिए, क्योंकि एफर्ड के बाद जब वर्ब आता है तो वह इन्फिनिटिव रूप में आता है। इसमें इन्फिनिटिव नहीं दिया है, एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो आपको इन्फिनिटिव में इसके बारे में पढ़ाए हैं कि कौन कौन ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद दूसरा वर्ब आता है तो इन्फिनिटिव लेकर के आता है। The leader repeatedly mentioned that his mission was not by merely to achieve freedom, merely to achieve freedom। तो यहाँ पर कहता है कि by merely to achieve सही है या उस ऑप्शन में से कोई चुनना होगा। तो यहाँ by का प्रयोग देने की जरूरत ही नहीं है, न यहाँ पर by की जरूरत है, यह फालतू प्रयोग किया गया है। तो सिर्फ होगा मेयरली टू अचीव, यहाँ पर बाय का प्रयोग गलत है, न यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग का कोई स्थान बनता है। मेयरली टू अचीव मात्र प्राप्त करना, तो उसमें सिर्फ इन्फिनिटिव आता है कोई काम करना में। द एडवोकेट डिक्लेयर्ड इन द कोर्ट दैट हिज क्लाइंट हैज प्रिपेयर्ड टू सरेंडर। अब अंडरलाइन किया हुआ है हैज प्रिपेयर्ड टू सरेंडर। हैज है तो वर्ब का तीसरा रूप है ही। अब प्रिपेयर्ड के बाद इन्फिनिटिव आता है, इन्फिनिटिव है ही, इसलिए नो करेक्शन रिक्वायर्ड। नो करेक्शन ऑप्शन में रहेगा, या नो इम्प्रूवमेंट या नो करेक्शन रिक्वायर्ड, यह भी आंसर में ऑप्शन में दे सकता है। तो यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। द परचेज मेड बाय हिम, जो खरीदारी उसके द्वारा किया गया, ब्रॉट विथ हिम ए नंबर ऑफ प्राइजेज। तो ब्रिंग जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या लाना, मतलब बहुत सा प्राइज। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, तो ब्रॉट हिम सिर्फ होना चाहिए। ब्रॉट के साथ विथ का प्रयोग नहीं होगा, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ब्रिंग जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब जिसका अपना ऑब्जेक्ट आता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। अगला देखिए, डिस्पाइट ऑफ हैविंग रिक्वायर्ड एबिलिटी ही कुड नॉट सक्सीड। आपका अंडरलाइन किए हुए है डिस्पाइट ऑफ हैविंग। तो आपको कंजंक्शन में पढ़ाए हैं कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, डिस्पाइट हैविंग। आपको बहुत आनंद आएगा, ग्रामेटिकल चीज ठीक रहेगा, इडियम्स एंड फ्रेज तो आपको दे रहे हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए रहेगा, उसी में आपको चुनना है। ग्रामर करीब करीब आपको हम नजदीक पहुंचा चुके हैं। Although he has received many awards,
ही कुड नॉट फाइंड हिज परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरली। तो देखिए परफॉर्मेंस जो है नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, इसलिए यह तो एडवर्ब आ गया, इसलिए यह गलत है। सही होना चाहिए परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री जो है सो एडजेक्टिव है, संतोषजनक परफॉर्मेंस, संतोषजनक। आई सेटिस्फैक्टरली मत जो है सो एडवर्ब हो गया। तो परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं नाउन है, तो नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा। एडजेक्टिव होता है सेटिस्फैक्ट्री, और सेटिस्फैक्टरली एडवर्ब हो जाता है जो वर्ब के बाद आता है। इनडायरेक्ट टैक्सेज इफेक्ट, इफेक्ट और अफेक्ट का मतलब दोनों बताए हैं। इफेक्ट मतलब प्रभाव, इफेक्ट मतलब प्रभाव। द टैक्सेज इफेक्ट द कॉमन मैन एंड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ लिविंग। द टैक्सेज इफेक्ट होना क्या चाहिए? टैक्सेज अफेक्ट, मतलब टैक्सेज अफेक्ट जो है वो प्रभावित करना होता है। तो इफेक्ट होता है जो एक बैड इफेक्ट, बुरा प्रभाव होता है। तो टैक्सेज का जो अफेक्ट होना चाहिए मतलब प्रभाव डालना, तो यहां पर टैक्सेज इफेक्ट के जगह पर टैक्सेज अफेक्ट, प्रभावित करना। मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूं? हु, कि किसने जो है तुम्हारे साथ एक कंपनी किया, साथ दिया। तो देखिए जिसने तुम्हें साथ दिया रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, हमेशा जो है वर्ब आना चाहिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सीधे वर्ब आना चाहिए। तो क्या हो जाना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब ना आकर के डिड ए कंपनी, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में है तो हु एकम्पनीड सही होगा। रिलेटिव प्रोनाउन में हु के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए। अगर डू डज है तो इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में हु के अनुसार V5 एकम्पनीज कर दीजिए। तो सही क्या होगा? हु डिड ए कंपनी का हु एकम्पनीड। If you have paid only 20 rupees for this purse, it has really cheap। कहता कि यदि आप 20 रुपये पे करते हैं तो यह बहुत सस्ता हो, यह बहुत सस्ता है। तो होना अर्थ है, यहाँ पर रखना अर्थ दे दिया है। यह बहुत वस्तु, वह वास्तव में बहुत सस्ता है। तो है के लिए ई जाना चाहिए, न कि हैज तो मतलब रखना हो जाएगा। तो इट इज रियली चीप, दो बार रियली लिखा गया है। इट इज रियली चीप होना चाहिए किसके जगह पर? इट हैज रियली चीप के जगह पर। तो आप क्वेश्चन को समझिए कि वाक्य में जो अंडरलाइन करेगा तो उसको देखना है सिर्फ कि वह सही है या गलत है। अगर गलत है तो उन चारों ऑप्शन में से कौन होगा। अगर वो सही है तो आंसर दो को दे सकता है, नो इम्प्रूवमेंट या नो करेक्शन रिक्वायर्ड दे सकता है। द फास्ट ट्रेन केम ए हॉल्ट बिफोर क्रॉसिंग द ब्रिज, मतलब आकर के रुकना। तो फ्रेज जो है ये फ्रेज है, तो इसका मतलब केम ए हॉल्ट नहीं होता है बल्कि केम टू ए हॉल्ट। गाड़ी का जो फास्ट ट्रेन आकर के जो रुकती है तो केम टू ए हॉल्ट होना चाहिए, केम ए हॉल्ट गलत है। तो इस तरह से हमने आज नया चीज शुरू किया जो कंपटीशन में था, इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्ड, फ्रेज और क्लॉज रह सकता है। इसका पार्ट 1 जो है हमने आपको रखा आपके सामने, और इसको अब आपको समझ में इसलिए आएगा कि बहुत सा ग्रामेटिकल चीज हम बता चुके हैं। आपको यह
समझ में आएगा। ठीक है।